इससे पहले कि इन तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करें, आपको तफसील से बताएं, रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की मीटिंग में बड़ा बवाल हो गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्षी सांसद गुस्से में बाहर निकले, वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि एथिक्स कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने महुआ मोइत्रा से अनैतिक सवाल पूछे। मामले में मुखर रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ संसद में मोदी जी से सवाल करने का नाटक करती थी। आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा, ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? ये निशिकांत दुबे ही थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को दस्तावेज जारी कर ये आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा घूस लेकर अदानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछती थी। आज देश भर का फोकस दिल्ली पर था। लगा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर जारी कर समन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने पूछा, मैं मामले में गवाह हूं या फिर संदिग्ध? केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ईडी के एक्शन को बीजेपी प्रायोजित बताया और समन वापस लेने की मांग की। इसके बाद दिल्ली से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? केजरीवाल तो ईडी के सामने नहीं पहुंचे, लेकिन ईडी ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री के आवास और दफ्तर पर दस्तक दे दी। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से जुड़ी 9 जगहों पर ईडी ने रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत यह कार्रवाई हुई। केजरीवाल के जवाब पर ईडी का क्या रिएक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो केजरीवाल दिल्ली छोड़कर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। राजस्थान का सियासी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। 58 सीटों पर टिकट का फैसला हो गया। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की हैं, जिनमें अब तक 182 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। 18 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि जयपुर के हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है। वहीं विराटनगर से कुलदीप धनखड़ के हाथ टिकट लगी। अलवर के रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट मिला। जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं। अलवर के बहरोड से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव को कमान सौंपी गई। उधर कांग्रेस ने भी राजस्थान में अपनी कमर कस ली है। राजस्थान में 25 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। ताज किसके सर सजेगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि कभी विपक्ष को एकजुट करने का श्रेय पाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस लेटेस्ट बयान से अंदाजा तो कुछ और ही लग रहा है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। नीतीश कुमार ने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। फिर क्या था, मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। राज्य से ही न देश बनता है, इंडिया बनता है, चाहे भारत बनता है, तो 5 राज्य भी महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार ही नहीं, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन की हालत को पतला बताया था। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन का आकार कैसे बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीतिक पार्टियों के चंदे का फंडा क्या है, इसको लेकर बहस एक बार फिर तेज हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से हैरान करने वाले आंकड़े हैं। बीते 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 10,000 करोड़ का चंदा मिला। चंदा पाने वाली पार्टियों में सबसे ऊपर बीजेपी है। बॉन्ड के जरिए करीब 5300 करोड़ रुपए यानी 57% चंदा अकेले बीजेपी को मिला। वहीं कांग्रेस को इस दौरान सिर्फ 952 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ी टिप्पणी की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर क्यों सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों का नाम गुप्त रखने पर सवाल खड़ा किया गया है। उसी पर सुनवाई चल रही है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए, जिसके लिए करनाल में बड़ा स्टेज लगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। कांग्रेस पर जमकर हमला किया और तुष्टीकरण के इल्जाम लगाए। एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। एक घमंडिया गठबंधन बना है। ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। इस दौरान हरियाणा के सीएम खट्टर भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हरियाणा के लिए 5 योजनाओं को भी शुरू किया, जिसमें बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत धार्मिक यात्राओं पर भेजा जाएगा। नामांकन के लिए भागते कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा से मिले, लेकिन यह भागम भाग भी काम नहीं आई।
नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त था, लेकिन मुरारी लाल जनसभा में ही इतने व्यस्त हो गए कि समय का पता नहीं चला। घूमते घुमाते पहुंचे, लेकिन तब तक आरओ ऑफिस बंद मिला। मुरारी लाल राजस्थान के दौसा से नामांकन भरने जा रहे थे। उनका कहना है कि 2 मिनट बजे थे, लेकिन फिर भी नामांकन भरने नहीं दिया। बिल्कुल मेरे को 2 मिनट मेरे पुलिस ने खराब कर दिए। पुलिस ने मेरा गेट बंद कर दिया, रोक लिया। मैं समझता हूँ पुलिस गेट बंद नहीं करती तो मैं 2-3 मिनट पहले पहुंच जाता। एक नामांकन मुरारी लाल सुबह ही भर चुके थे, उन्हें 2 और नामांकन भरने थे, जिसमें देरी हो गई। एमपी भी चलते हैं। यहाँ भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। जय वीरू और गब्बर वाली बयानबाजी का नया एपिसोड रिलीज हुआ। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस जय बन जाए, कांग्रेस वीरू बन जाए, कांग्रेस कमलनाथ जी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के सतना पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और जनता से कांग्रेस को लॉक करने को कहा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इजराइल के हमलों के बीच गाजा की बर्बादी लगातार जारी है। इजराइल ने गाजा के शरणार्थी कैंप पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने बताया कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह कर रहा है। गाजा में मौत का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच चुका है। इसमें लगभग 3700 बच्चे हैं। इस बीच राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा से विदेशी पासपोर्ट वाले लोगों को इजिप्ट पहुंचाया जा रहा है। इनके अलावा घायलों को भी इजिप्ट भेजा जा रहा है। गाजा में शरणार्थी कैंप जबालिया पर इजराइल के लगातार हमलों पर यूएन ने भी चिंता जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े फैसले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसमें रूस सीटीबीटी को अपना समर्थन रद्द कर रहा है। अब ये सीटीबीटी क्या है, ये भी जान लीजिए। ये एक संधि है जिसमें किसी भी देश के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब रूस ने खुद को इस संधि से अलग कर लिया। पहले रूसी संसद में बिल पास किया गया और अब पुतिन के हस्ताक्षर से इस फैसले पर मुहर भी लग गई। रूस ने पिछले ही हफ्ते एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इससे परमाणु हमले के लिए टेस्ट बताया गया। रूस के इस कदम से पश्चिमी देशों में भी हलचल बढ़ गई है। सवाल है कि क्या बाकी देश भी खुलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पैरवी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।